So hello, welcome back to my channel. It's me, Jay Sharma. तो भाई आज नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस चैनल फाइनली नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड और आज है हमारा एसएसटी का फर्स्ट लेक्चर। साइंस का जो लेक्चर है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है आज आए, हो सकता है कल आएगी उसमें, ठीक है। साइंस वाले की कल नेक्स्ट साइंस का जो लेक्चर होगा उस कल आएगा और एसएसटी का भी है। उसके बाद शायद से मैथ्स कर देना या फिर कोई और कर लेंगे, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद फिर साइंस का केमिस्ट्री वाला जो है वो कल करेंगे, कल आएगी उसकी वीडियो। खैर अभी ये वाला चैप्टर करते हैं, बाकी स्पीड हीरो करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो, तो हमारा हिस्ट्री का ये हिस्ट्री है चैप्टर 1 दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हम मेनली क्या पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैसे पुराने ज़माने में वो नहीं होते, जैसे फ्रेंच पीपल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और काफ़ी सारे डेट्स पढ़ेंगे और काफ़ी है, और लोग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ किंग के साइन वगैरह होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना, स्पेशली डेट्स। यहाँ पूरे नोट्स मैंने बना रखे अपने एनसीईआरटी बुक में से, तो सब यहीं पे है भाई। सब क्या दो चीज़ें, पेंसिल ले लेना हाथ में, मार्क करके चलिए। अच्छा देखो, तो बिना किसी टाइम पास के चालू होता है। अब देखो, तो यहाँ पे लिखा है, रीडिंग करते हैं, इसमें से पढ़ेंगे, बुक में से कुछ पढ़ेंगे, सारा कुछ, ठीक है। तो On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. यानी कि मॉर्निंग के टाइम पे 14 जुलाई में जो सिटी ऑफ पेरिस थी, पेरिस जो सिटी थी उस टाइम, उसमें वो मतलब वो उसका दिन चालू हो गया ऐसा कुछ, ठीक है। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। तो जो किंग था उसने ना अपने जो ट्रूप्स वगैरह, जैसे मिलिट्री ट्रूप्स मतलब सोल्जर्स वगैरह, ठीक है, इनको कहा कि तुम सिटी में मूव करो, चलो बोलो। तो ना कुछ थोड़ी देर में ही वो हुआ, एक रूमर स्प्रेड हुआ कि जो वो है कौन, किंग, वो थोड़ी देर बाद ही ना आर्मी को ये वो करेगा, ऑर्डर करेगा कि वो सिटीजन्स के ऊपर, नॉर्मल जो सिटीजन्स होते हैं उनके ऊपर ना ओपन फायर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो अब ये फैलेगा, ये अब सारे लोगों में फैल गई, तो अब जैसे कोई चीज़ फैलेगी लोगों में कि उनके की सिटीजन्स पे बिना किसी वजह के उनके ऊपर ओपन फायर कर रहे हैं सिटीजन्स पे, तो अब सिटीजन कुछ तो करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to perform a people's militia. तो यहाँ पे कुछ 7,000 मैन एंड वुमेन्स जो हैं वो एक साथ आए, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल के सामने आए, और उन्होंने डिसाइड किया टू परफॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, कि वो पीपल्स मिलिशिया मतलब वो एक जैसे लो की वो होती है ना, जैसे मिलिट्री नॉर्मल आर्मी वगैरह होती है, वो नॉर्मल सिटीजन्स की आर्मी बनाए एक, ठीक है, जैसे कि वो गवर्नमेंट वगैरह जो आर्मी होगी ना उसके अगेंस्ट में वो फाइट कर सके एक साथ। तो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। इन्होंने ये बहुत सारे नंबर ऑफ, बहुत जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं उनके अंदर ये लोग घुस गए ताकि इनको आर्म्स मिले। आर्म्स मतलब आर्मर हो गया, गन्स हो गई, एम्यूनेशंस हो गई, ये सब, ठीक है। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्ट्रॉम द फोर्ट्रेस प्रिजन। तो यहाँ पे फाइनली क्या हुआ कि एक जो ग्रुप ऑफ बहुत ज़्यादा अमाउंट नंबर में लोगों के बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना वो आए, 700 पीपल्स जो हैं उन्होंने ईस्टर्न पार्ट, सिटी के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे मार्च करना चालू किया, एंड स्ट्रॉम द फोर्ट्रेस प्रिजन, और उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन पे अटैक कर दिया एकदम, ठीक है, तोड़ना चालू कर दिया उसको।
द बेस्टाइल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन। जो बेस्टाइल था वो एक बेस्टाइल जगह है शायद से, राइट? हाँ, बेस्टाइल एक जगह है कि, ठीक है, बेस्टाइल एक जगह है, तो वहाँ पर बेस्टाइल पे उनको होप थी कि वहाँ पे उनको बहुत भर के सामान में ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको वो मिले, क्या, एम्यूनेशन। जैसे यहाँ पे फिगर नीचे दे रखे हैं एनसीईआरटी वाले बुक के अंदर, नीचे साइड देखिए, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है फिगर 1 स्ट्रोमिंग ऑफ द बेस्टाइल। यहाँ लिखा है सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द बेस्टाइल आर्टिस्ट मेड प्रिंट कमेमोरेटिंग द इवेंट। ठीक है, इस इवेंट को, ये जो इस टाइम पे हुआ था वो चीज़ को, उसको रिप्रेजेंट करते हुए आर्टिस्ट जो थे उन्होंने इस सीन को एक्चुअल रिक्रिएट किया, जो कि उन्होंने उस टाइम पे देखा था, जो उन्होंने जिस हिसाब से सुना था, देखा था, उन सबको आर्टिस्ट ने रिक्रिएट करके उसने एक ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि ये रही। जैसे अगर पेपर में वो आते हैं ना, काफ़ी बार आते हैं, इस बार शायद से 9th में नहीं आते, नहीं 9th में आते, याद नहीं मुझे, छोड़ो। हाँ, कहा बताओ, ये रहा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. नहीं, in the armed fight that followed the commander of Bastille, जो आर्म फाइट थी, जो कि फॉलो करी गई थी बाय द कमांडर ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल का जो कमांडर था उसके द्वारा जो फाइट फॉलो करी गई थी, वॉज किल्ड एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड, तो वो मर गया, उसको मार दिया गया और प्रिजनर्स रिलीज हुए। दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम, जबकि वहाँ पे बस कुछ 7 ही थे, ठीक है। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो जो बेस्टाइल थी वो सबके द्वारा जो है ना हेट करी गई हैं, और उसने एक डिस्पोटिक पावर जो थी ना किंग की, उसको मेंटेन नहीं रखा, शायद से नहीं, इतना नहीं पता, इसका नहीं आता मेरे को। अच्छा, द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो जो फोर्ट्रेस जब उन्होंने फोड़ दिया था, वो वाला बेस्टाइल में जो इन्होंने अटैक किया था, वो पूरा फोर्ट्रेस था ना, तो वहाँ पे जब इन्होंने अटैक किया तो फिर क्या हुआ ना कि क्या नाम है, उन लोगों ने जैसे वहाँ पे अटैक होता तो फिर पत्थर वगैरह गिरे, जब उन्होंने वो उसको तोड़ दिया तो पत्थर वगैरह गिरे ना, तो फिर लोगों ने क्या किया, उसको अपने पास लेके रख लिया है, और ना लोगों को ना वो कर दिया, बेचने लग गए, ठीक है। कैसे, मतलब उन्होंने ना, मतलब वहाँ पत्थर गिरे, उन्होंने लिए, अपनी दुकान खोली और वहाँ पे रख दिए, किस नाम से कि ये ना वो बंदे खरीद सकते हैं जिनको ये रखना है कि ना एक टाइम पे इन्होंने डिस्ट्रक्शन, बहुत हैवी अमाउंट पे इन्होंने एक जगह पे डिस्ट्रक्शन किया था, ठीक है। द डेज दैट फॉलोड सॉ more rioting both in Paris and the countryside. अच्छा, इसको छोड़ो। Most people were protesting against the high price of bread. बहुत सारे लोग जो थे ना वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में, ब्रेड के हाई प्राइस के अगेंस्ट में बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहें कि ना ब्रेड के हाई प्राइस में क्यों, क्योंकि जो ब्रेड थी ना वो उनका स्टेपल फूड था। स्टेपल फूड मतलब अब वो ना ज़्यादातर वो खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत सारे लोग जो है वो आके बहुत फाइटें हो रही हैं, ठीक है। तो फिर उनका ना एक मेन वहाँ पे ग्रेस वगैरह बिकने बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, हाई प्राइस बिक रहे थे, और ज़्यादातर जो है वो आर्मी वगैरह के पास जाए, क्योंकि लड़ने के लिए आर्मी को चाहिए रहेगा, तो ज़्यादातर आर्मी के पास जा रहे थे सारे फूड जो था। तो इसी वजह से जो है ना क्या हुआ कि ना ये क्या नाम है, लोग जो ब्रेड जो थी ना उसका वो प्राइस हाई हो गया, तो फिर इसलिए लोगों ने जो था वो
क्या नाम है, इसलिए जो लोग थे ना उन्होंने ब्रेड के हाई प्राइस के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। अच्छा, तो मच लेटर, बहुत बाद, काफ़ी बाद, व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम, जब हिस्टोरियंस ने पीछे देखा, इस टाइम पे देखा, इस टाइम को देखा, तब दे सॉ इट they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France। तो ये जो थी एक बिगनिंग थी किसकी, चेन ऑफ इवेंट्स की, जो कि अल्टीमेटली जो है फ्रांस के जो किंग थे उनके एग्जीक्यूशन को लीड कर रही, ठीक है। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, जबकि जो ज़्यादातर पीपल थे ना उस टाइम पे जो हैं वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे आउटकम को। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, अब क्वेश्चन होता है कि ये कब और क्यों हुआ। तो ना मान ले अभी तो भाई, तो अभी यहाँ पे हम आते हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब भैया नोट्स क्यों बना रखे हैं तूने, ठीक, देखो नोट्स जो है वो पूरा, जब ये अभी हम लोग इसका फर्स्ट वाला ही करेंगे, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, पहला लेक्चर है ये, तो पहले लेक्चर के अंदर हम लोग ये करेंगे, ठीक है, ये पहला टॉपिक। उसके बाद फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे ये वाला द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसे 6 इसके लेक्चर बनेंगे ये वाले चैप्टर के, क्योंकि 6 टॉपिक है इसके, ठीक है। तो अभी पहले इसको करेंगे आज, और फिर ना इस लेक्चर के एंड में रिवीजन के लिए ये नोट्स हैं, रिवाइज जब करने बैठेंगे एंड में लेक्चर के, तब इन नोट्स को लेंगे, इसको पढ़ के सिंपल। इन 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France। तो 1774 के अंदर जो है लुइस 16 जो था, कहाँ का, बर्बन फैमिली का, किंग्स के बर्बन फैमिली का, ascended the throne of France, उसने वो थ्रोन ऑफ फ्रांस के ऊपर चढ़ गया हैं, तो फिर उसको मतलब फ्रांस की जो थ्रोन थी वो मिल गई उसको। ही वॉज 20 years old, वो बस 20 साल का था, और उसकी एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से शादी हुई, का नाम था मैरी एंटोइनेट, मैरी एंटोइनेट। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, उसकी जो एक्सेशन थी जो है, तो फिर जो नया किंग आया था, फाउंड हुआ था, वो उसको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली, तो एकदम खाली मिला भाई, इसको ट्रेजरी नहीं मिला कोई, ठीक है। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस, तो बहुत साल की जो वॉर थी उसने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को ड्रेन कर दिया, मतलब एकदम जो फाइट हुई नहीं, हाँ, जो इतने टाइम तक जो वॉर चली उसने जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे उसने ड्रेन कर दिया, मतलब एकदम ख़त्म हो गया, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे ही नहीं, तो उन्होंने हाई प्राइस कर दिया। आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant, एक सेकंड, हाँ, तो कहाँ गया oh, added to this was the cost of maintaining the extravagant court at the immense place of Versailles। छोड़ो, अंडर लुइस 16 के अंदर वापस आ गया ये भाई साहब। France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain।
तो जैसा कि हमने बहुत बहुत चैप्टर्स में भी पढ़ा है, 8 में पढ़ा है, हमने 7th में पढ़ा है शायद से, ठीक है, और 8th में तो पढ़ा ही है, और 9th में पढ़ रहे हैं कि जो सबका एक जो कॉमन मेन एनिमी था वो कौन था, वो था ब्रिटेन, ठीक है। तो लुइस 16 के अंदर, हाँ लुइस 16 के अंडर जो है ना वो, हाँ सॉरी, तो लुइस 16 के अंदर जो था ना, फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, बहुत सारी अमेरिकन कॉलोनीज होती है ना, तो 13 उसमें से अमेरिका ने 13 फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को वो क्या हेल्प किया, किस लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंस गेन कर सके, किससे, एक कॉमन एनिमी, जो सबका एक कॉमन एनिमी था, ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन से उनको इंडिपेंडेंस मिले, किसको, अमेरिकन कॉलोनीज़ को, तो इसलिए फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था, ठीक है। किसके अंडर में, लुइस 16 के अंडर में। अभी इस चैप्टर में ज़्यादा था ना लुइस 16 के अंडर ही हो रहा है सब कुछ, फर्स्ट पार्ट में ज़्यादातर लुइस 16 ही है, ये ध्यान रखो, पैदा ही हुआ है। The war added more than a billion livers to a debt that had already risen to more than 2 billion livers। तो जो वॉर थी उसमें बहुत बिलियंस ऑफ बिलियन लाइवर्स से ज़्यादा में जो है, उससे भी ज़्यादा जो है उन्होंने डेप्ट, लाइवर्स कौन होते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, उन्होंने बहुत सारे बिलियंस ऑफ लाइवर्स जो हैं उसमें वो उन्होंने लेके आए, और जिनको दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लाइवर्स, जो कि ऑलरेडी वो हो चुके थे, और जो कि ऑलरेडी राइज हो चुके थे, किसके, कहाँ तक, मोर देन 2 बिलियन लाइवर्स, ठीक है। अच्छा, हम यूँ तो कह रहे हैं कि लाइवर्स तो कह रहे हैं, ठीक है, लाइवर्स है कौन ही है, तो लाइवर्स है ये लिखा, यूनिटी ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यूड इन 1794। लाइवर्स वो हैं जो कि, लाइवर्स जो है ये एक करेंसी की यूनिट है फ्रांस के अंदर एक करेंसी थी, उसकी यूनिट है ये, जो कि डिसकंटिन्यूड, जो कि कंटिन्यूएशन, जो कि हटा दी गई, कब, 1794 के अंदर। अब क्या चलता है, डॉलर्स, फिट है बॉस। तो lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans। तो जो lenders थे ना, जिन्होंने क्या किया था, स्टेट क्रेडिट दिया था, उन्होंने अब 10% लोन्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था। कितने बड़े खिलाड़ी हैं भैया ये लोग, इसको थोड़ा नीचे कर लो। तो अच्छा आगे, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट टू इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या नाम है, पैसे खर्चना चालू कर दिया, ताकि वो क्या कर सके, क्या इंक्रीज कर सके परसेंटेज ऑफ इट्स बजट, अपने बजट की परसेंटेज को वो बढ़ाना चालू कर दे, ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स एलोन, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे अलोन, ठीक है, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, ताकि वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मिल सके हैं, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जैसे कि क्या नाम है, आर्मी की जो कॉस्ट होती थी, मतलब आर्मी प्रोटेक्ट करे तो उसको थोड़ा बहुत तो पैसे मिलेगा ही ना, ताकि वो भी खाना वाना खा सके।
ठीक है। तो फिर वो उसको मेंटेन करने के लिए कहाँ गया, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, अरे सही में कहाँ गया हाँ, एन आर्मी, ताकि वो क्या नाम है, तो फिर वो क्या करने लगे कि क्या नाम है, कॉस्ट को मेंटेन करने लगी, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मिलने के लिए को देखने के लिए ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट जो थी वो ली और जो कोर्ट के लिए जो वो थी एक्सपेंसेस वो लिए देखे हैं, और रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज़ द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो उस टाइम जो स्टेट थी वो फोर्स करी गई ताकि वो टैक्सेस को इंक्रीज कर सके। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, नहीं पता मेरे को इसका मतलब। French society in 18th century was divided into 3 estate and only member of 3rd estate paid taxes। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी ना वो एक कब 18th सेंचुरी में, दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज, जो कि हमको मिडल एज के अंदर वापस लेके जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो टर्म थी ओल्ड रेगमिन, नहीं अबे कहाँ आ गया मैं, ये रहा 18th सेंचुरी। तो उस टाइम पे ना क्या नाम है, सॉरी सब देखो, तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी ना 18th सेंचुरीज के अंदर डिवाइड हुई थी 3 ई स्टेट्स के अंदर, ठीक है। और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3rd ई स्टेट जो थी उसको टैक्सेस पे करने पड़ते थे। अच्छा, 3 स्टेट्स कौन सी थी, पहली एक तो थी वो थी क्लर्जी थी, दूसरी नोबिलिटी थी, तीसरी कौन सी थी, क्लर्जी नोबिलिटी, क्या ये थे या टिथिस टिथिस टेल देखो। अच्छा आगे बढ़ो। The society of Easted was a part of feudal system that dated back to the Middle Age। तो जो सोसाइटी थी ना कब किसकी, ईस्टेट की, वो पार्ट थी फ्यूडल सिस्टम की, जो कि वापस मिडल एज में हो गई। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। तो जो टर्म थी ओल्ड रेगिम वो यूजुअली ताकि वो डिस्क्राइब कर सके एक सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को फ्रांस की बिफोर कब 1789 से पहले। बाल क्यों आ रहा हूँ नीचे से, कहाँ है यहाँ, इसको देखो यहाँ से, पीजेंट्स दैट मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पीजेंट्स थे उन्होंने अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन बना ली। However, only a small number of them owned the land they cultivated। जिसमें से सिर्फ थोड़ा सा ही थोड़े से अमाउंट ऑफ जो लोग थे ना वो ही अपनी खुद की एक लैंड वो करते थे, क्या ओन करते थे, जिसके ऊपर वो कल्टीवेट करते थे, किसको, क्रॉप्स वगैरह, ठीक है। वीट हो गए, ब्रेड को बनाने का सामान, ब्रेड थोड़ी लगा दोगे, गर्मी है भैया। पंखा भी दिया कर रखा है तो मैंने वीडियो के चक्कर में। अच्छा कहाँ गया,
दोनों खो जाता है. हाँ, about 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer member of the third estate. तो about 60% जो थे ना किसकी लैंड की, वो ओन करते थे कब, किसके द्वारा, नोबल्स के द्वारा. ठीक है. द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड इस्टेट. अच्छा, नोबल्स और चर्च और बाकी रिचर मेंबर थर्ड इस्टेट के. थर्ड इस्टेट याद है ना, फर्स्ट सेकंड लिखिए. The member of the first two estates, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. तो जो मेंबर थे पहले दो स्टेट्स के, कौन से थे वो, क्लर्जी एंड नोबिलिटी. फर्स्ट कौन थी, क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी. ठीक है. वो कौन क्या थे, उनको वो पहले जब वो पैदा हुए तब से ही वो कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस को वो एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है. The most important of these was exemption from paying taxes to the state. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी इनमें से वो थी एग्जेम्पशन ऑफ पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. वो थी कि उन टैक्सेस देने पड़ते थे किसको सॉरी, इनको टैक्सेस थोड़े देने पड़ते थे. हाँ, द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस. नोबल्स थे, उनको आगे चल के फ्यूडल प्रिविलेजेस वो आगे चल के एंजॉय करने लगी. दीज इंक्लूड्स फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स. ये जो थी ये कुछ फ्यूडल ड्यूज को वो करते थे, इंक्लूड करते थे, जो कि आगे चल के डिवाइड होती हैं, वो जो कि आगे चल के एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं किसके अंदर से, पीजेंट्स में से, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. Peasants were obliged to render the service to the lord to work in his house and fields. तो जो पीजेंट्स थे वो फोर्स कि वो क्या करते थे, वो क्या नाम है, वो जैसे लॉर्ड्स जो होते थे ना, जैसे किंग्स हैं, ऐसे जो होते थे उनको वो करते थे क्या, उनकी कुछ जो सर्विस वगैरह, जैसे पंखा करना होता था. ठीक है. जब बहुत मूवी देखे ना उनका प्लान पकड़ पंखा करते थे, वो करते थे. और ऐसे बहुत सारी जो सर्विस होती थी लॉर्ड्स को, वो सब करते थे. ठीक है. और टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स, और वो उनकी लॉर्ड्स की जो वो होती थी फील्ड्स और हाउसेस और फील्ड्स, उनके अंदर वो काम करते थे. ठीक है. टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स. तो वो जो है ना वो सर्व करते थे आर्मी में और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और वो पार्टिसिपेट करते थे रोड्स को बनाने में. ठीक है. The church too extracted its share of taxes called tithes from the peasants. तो चर्च थी वो जो है ना टैक्सेस के जो शेयर होते थे वो टिट्स से भी लेते थे. टिट्स कौन थे, टैक्स लिव्ड बाय द चर्च comprising 1/10 of the agriculture. ओके. तो ये वो होते थे, वो वाला टैक्स जो कि चर्च लेता था ना, वो क्या नाम है, जैसे 8 में पढ़ा है ना कि वो करते थे ना, जैसे जो एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको जब बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे ना, उसमें से 1/10 जो होता था ना वो चर्च ले लेता था.
ठीक है, यस। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस ऑन टू द स्टेट। और फाइनली जाके जो है जितने भी मेंबर थे थर्ड स्टेट के उनको टैक्सेस देने कंपलसरी हो गए, क्योंकि इससे पहले जो था ना, पहले ना वो सिर्फ और सिर्फ जो पुअर मेंबर्स होते थे ना, बस उनको ही टैक्सेस देने पड़ते थे थर्ड स्टेट के, लेकिन अब पुअर रिच दोनों को ही देने पड़ रहे हैं, सबको देने पड़ रहे हैं, मतलब बस मतलब ठीक है। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, ये जो है डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करते हैं, कौन इसको क्या कहते हैं, टेले, ऐसे ही पढ़ेंगे इसे। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो विच वर लिव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट। अच्छा हाँ, जाओ 1.1 वाले पे, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो मैंने पॉइंट मार्क करके बस उसको करें या फिर सभी कर लेते, चलो कितना है अभी, बस कोई नहीं, 31 मिनट की हुई है, तो बस पिछले तो 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटे की थी, बस 2 व्यूज़, 1 लाइक 1 कमेंट। वो लाइक भी मेरा है, कमेंट भी मेरा है, 1 व्यू मेरा है, 1 व्यू मेरे दोस्त ने देखा बस। और बोलते देखो भाई, अच्छा तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव, तो इसमें क्या होता है ना, क्या है देखो, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। तो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो राइज करने लगी अबाउट 23 मिलियन के अराउंड में ये राइज करने लगी इन 1715 के अंदर, टू 28 मिलियन इन 1789। देखो 23 मिलियन 1715 से लेके 28 मिलियन इन 1789 तक, ठीक है। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो ये जो है ये रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स की रैपिड डिमांड इंक्रीज करने लगी, रैपिड मतलब एकदम से इस चीज़ ने ना फूड ग्रेन्स की एकदम से डिमांड को एकदम से बढ़ा दिया, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स को नॉट कीप पेस विद द डिमांड, तो जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स थी वो इस डिमांड को नहीं कर पाए थे पेस, मतलब इस डिमांड को फॉलो तो नहीं कर पाएगी ऑब्वियसली। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। तो क्या होता था ना, जो मैं स्टार्टिंग बताई थी कि जो भी चीज़ें थी ना, मतलब जो जैसे वॉर चालू हो गई थी, एक तरह की वॉर चालू हो गई थी पूरी, तो फिर ना उस टाइम वो जो थे ना, क्या जितना भी खाना वगैरह था, फूड ग्रेन्स होते, वो सब ना आर्मी के पास जाए ताकि वो अच्छे से लड़ सके, ठीक है, उनको अच्छे से पूरी एनर्जी वगैरह सब कुछ हो। लेकिन अब यहाँ पे जो है नॉर्मल पीपल जो है, नॉर्मल सिटीजन्स जो हैं, उनको भी तो कुछ खाना चाहिए, तो फिर अब उनके पास खाना नहीं है, और जो उनका स्टेपल फूड था, क्या वो ब्रेड, वो भी जो है उसका भी जो वो था, क्या नाम है प्राइस, वो एकदम से बढ़ गया और बढ़ता ही जा रहा है रैपिडली। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप whose owner fixed their wages, but wages did not keep pace with the rise in prices. So the gap between the poor and the rich widened. Okay. Things became worse whenever
ड्रॉट और हेल रिड्यूसेस द हार्वेस्ट। तो जो चीज़ें हैं ना पहले एक तो ख़राब चल रही हैं और ये और ख़राब जब ड्रॉट या फिर ड्रॉट वगैरह होता है ना, ड्रॉट वगैरह होते या फिर जो ग्रेन्स होते थे वो जल जाते थे हैं, वो सब खराब होते थे हैं, तो फिर वो हार्वेस्ट को एकदम ख़त्म ही कर देते थे, हार्वेस्टिंग को पूरा ख़त्म करने लग जाते थे। तो वो और ज़्यादा बेकार होने लग जाते थे, वो सिचुएशन और बेकार होने लग जाती है, धीरे धीरे सुधरने की जगह और बेकार हो रही है। कैसे जी रही है? दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसने सबसिस्टेंस क्राइसिस को लेड कर दिया है। समथिंग दैट अकर फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेगनिंग। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्रीक्वेंटली अकर होती थी फ्रांस के अंदर ओल्ड रेगनिंग में। अच्छा, अभी सबसिस्टेंस क्राइसिस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? न्यू वर्ड्स के अंदर साइड में लिखा है, पढ़ो। Subsistence crisis, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Okay. तो an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. तो एक extreme situation जहाँ पे जो basic mean of livelihood है वो danger में हो जाता है। जैसे ड्रॉट वगैरह पड़ता था तो फिर खाना वगैरह कमी पड़ जाती थी, तो फिर जीने का जो सर्वाइव का जो पूरा एक वो था, क्या सर्वाइव करने का जो पूरा क्या कहते हैं उसे, वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को। तो जो पूरा सर्वाइव करने का जो वो था सोर्स, वो पूरा ख़त्म होने लग गया। तो फिर ना अब लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने लगा। अब लोग जो लाइवलीहुड है ना वो बहुत डेंजर में, क्योंकि लोग की जो सर्वाइविंग कैपेसिटी वो ख़त्म होती जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था। जिंदा कैसे हो तुम लोग? भाग जाता, झंझट ना पालना, मेरे को नहीं पसंद हिस्ट्री, नहीं मेरे को हिस्ट्री मानो। हाँ, हाँ, तो a growing middle class envisages an end to privileges। अच्छा, इसको ना एक काम करते हैं, इसके अंदर लिखा है ना मैंने, उससे आते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट है इसमें, सब कवर कर रखा है। तो अभी बंद करते हैं इस बुक को, साइड में पटक दो इसको, एंड अभी खोलो अपनी ये इसको मैं पूरा का पूरा एक वीडियो बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अभी नहीं तो कुछ टाइम दे तो आ ही जाएगी, ठीक है, इस वाले इन नोट्स के पास, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी दूसरे के आते रहेंगे धीरे हर एक वीडियो में। अच्छा, स्टार्टिंग से करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग में क्या हुआ था, जो सिटी थी वो पेरिस की जो सिटी थी वो अलार्म के ऊपर थी, स्टेट ऑफ अलार्म के ऊपर थी। तो फिर जो किंग था उन्होंने क्या डिमांड किया था, ट्रूप्स को कमांड किया था कि वो सिटी में मूव करे। फिर रूमर क्या स्प्रेड हुआ था कि कि कुछ टाइम बाद वो ऑर्डर किंग जो था वो ऑर्डर करेगा आर्मी को कि वो ओपन फायर करे सिटीजन्स के ऊपर। तो वे कुछ 7,000 मैन और वुमेन जो थे वो एक साथ आए और कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल के सामने, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक पीपल मिलिशिया को फॉर्म करेंगे। तो फिर उन्होंने वो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर वो चले गए आर्म के को ढूंढने के लिए। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, ठीक है। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी and stormed the forest prison, the Bastille, where they hope to find her hoarded ammunitions। तो फिर बहुत सारे अमाउंट में जो पीपल लोग थे वो ईस्टर्न पार्ट, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में मार्च करने लगे और उन्होंने फॉरेस्ट में स्ट्रॉन्ग किया।
फॉरेस्ट मतलब अटैक कर लग गए, तोड़ने लग गए उस फोर्ट्रेस को। और जो प्रिजन था बेस्टाइल, द बेस्टाइल, वो उन्होंने होप किया कि उसके अंदर उनको कुछ होल्डन एमुनिशन की बहुत भर के उनको एमुनिशन मिल जाए वहाँ पे। In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. तो जो आर्म फाइट थी जो कि फॉलो कर गई थी द कमांडर ऑफ बेस्टाइल, बेस्टाइल कमांडर के द्वारा, वो मर गया। तो जो बेस्टाइल कमांडर था वो मर गया और जो प्रिजनर्स थे वो रिलीज हो गए, जबकि वहाँ पे बस 7 प्रिजनर थे, वो आ गए। ठीक है। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. तो जो फोर्ट्रेस थी वो डिमोलिश कर दी गई, एंड जो उसके अंदर से जो पत्थर गिर गिर के आए थे फोर्ट्रेस के अंदर से, वो लेकर के जो लोग थे उन्होंने लेके कलेक्ट किया और उन्होंने अपने पूरा ठेला खोल के उन्होंने ले गए वो बेच डाल दिया कि एक टाइम पे लोग याद करें कि हमने अटैक किया था और हमने वहाँ से ये सब इतने सारे पत्थर चुराए हैं। बहुत बढ़िया काम करके आए ना। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। तो उनका ब्रेड जो था वो स्टेपल फूड, तो फिर वो ब्रेड के हाई प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करने लगते हैं, प्रोटेस्ट। आगे बढ़ते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी। French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. तो जो 1774 के अंदर लुइस 16 जो था बर्बन फैमिली का, किंग्स की बर्बन फैमिली का बिस्किट आते हैं ना, ascended the throne of France, उसको फ्रांस की जो थ्रोन थी उसके ऊपर वो चला गया। ठीक है, उसको फ्रांस के थ्रोन मिल गया। ठीक है, जब वो 20 साल का था तो उसको उसकी एक ऑस्ट्रियन प्रिंस से शादी हुई जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट। बुक में लिखा है, पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा तो आगे क्या होता है। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. तो लुइस 16 के अंडर में जो फ्रांस था उसने हेल्प करी अमेरिकन कॉलोनीज 13 अमेरिकन कॉलोनीज को, ताकि वो इंडिपेंडेंस गेन कर सके फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। कॉमन एनिमी ब्रिटेन से वो अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर सके। The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than $2 billion. तो जो वॉर थी वो more than $1 billion to debt that already risen to more than $2 billion. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. तो जो lenders थे जिन्होंने स्टेट क्रेडिट दिया, वो अब उन्होंने 10 लोन्स के ऊपर जो है उन्होंने 10% इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century वॉज डिवाइडेड इंटू द 3 states एंड ओनली मेंबर ऑफ द स्टेट पेड टैक्सेस। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थे 18th सेंचुरी में वो डिवाइड कर गए 3 स्टेट्स के अंदर, और सिर्फ जो 3rd स्टेट के जो मेंबर थे उनको टैक्सेस देने पड़े, पे करना पड़े। The term old regime was usually used to describe the society and institution of the France before 1789. तो जो टर्म था ओल्ड रेगमेन का वो यूजुअली यूज़ कराया ताकि वो डिस्क्राइब कर सके सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन फ्रांस के सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन को जो कि थे बिफोर 1789।
पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट्स थे उन्होंने अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन को बना कर आ गए थे, ठीक है। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन अ लैंड दे कल्टिवेटेड। तो जिसमें से सिर्फ और सिर्फ छोटे से नंबर ऑफ लैंड जो है उन्होंने कल्टिवेट किया था। उनके पास खुद का लैंड था, सिर्फ थोड़े से नंबर ऑफ पीपल के पास उनका खुद का लैंड जिसके ऊपर वो कल्टिवेट करते थे क्रॉप्स को। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड देयर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट। तो अबाउट 60% ऑलमोस्ट 60% जो लैंड का 60% जो था ना वो नोबल्स के द्वारा ओन किया गया था। और है तो फिर जो चर्च था ना एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और बाकी अदर रीजन थर्ड स्टेट के बाकी अदर रिचर मेंबर्स, ठीक है। तो मतलब जो लैंड थी 60% ऑफ लैंड जो थी वो नोबल्स हैं, द चर्च और जो अदर मेंबर थे थर्ड स्टेट के उनके द्वारा वो ओन करी गई। अच्छा, द member of the first two estate, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privilege by birth। तो जैसे कुछ पहले जो दो स्टेट्स थी वो कौन सी क्लर्जी और नोबिलिटी वो पैदा होते कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस को वो एंजॉय करने लगते थे। तो फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था ऑफ दीज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट वो था कि उनको स्टेट को टैक्सेस देनी पड़ती थी। द नोबल्स वेदर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, these include feudal dues which they extracted from the peasants। अच्छा, the struggle to survive, the population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789। तो जो पॉपुलेशन था फ्रांस की, जो पॉपुलेशन थी वो रोज करी थी फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस 1715 में टू 28 मिलियन इन 1789 28। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जो कि रैपिड डिमांड में रैपिड जो कि एकदम से इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स की डिमांड एकदम से इंक्रीज होने लगी उस टाइम पे। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कोड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। तो जो प्रोडक्शन थी ग्रेन्स की वो मतलब उन डिमांड्स को फॉलो नहीं कर पाई। So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly। ठीक है, तो फिर जो प्राइस थी ब्रेड की वो जो कि स्टेपल डाइट थी वो एकदम से बढ़ गई। ठीक है, ब्रेड का प्राइस एकदम से बढ़ गया। ठीक है, थिंग्स बिकेम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूसेस द हार्वेस्ट। जो चीज़ें थी ना वो बहुत बदतर होने लग गई जब वहाँ पे ड्रॉट आने लग गए थे, जब उनकी ग्रेन्स ख़राब हो जाती थी। ठीक है, उनकी हालत पूरी बिगड़ जाती थी, तब चीज़ें बहुत बिगड़ गई। दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस को लीड कर दिया इसने। समथिंग दैट अकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेगनिंग टाइम पे ये चीज़ सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो थी ओल्ड रेगनिंग टाइम पे फ्रीक्वेंटली अकर होती थी फ्रांस के अंदर। A growing middle class
envisage an end to privileges. In the past में peasants and workers had participated in the revolts. जो peasants और workers थे उन्होंने participate किया revolts के अंदर against increasing taxes and food scarcity. किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी एंड टैक्सेस को इंक्रीज करने के अगेंस्ट में उन्होंने वो किया, रिवोल्ट किया. बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स. ठीक है, तो उन्होंने जो था ना वो लैक करे किसमें? मीन्स और प्रोग्राम्स में टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, ताकि वो कैरी आउट कर सके फुल स्केल मेजर्स को दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि उन्हें ब्रिंग करे अबाउट द चेंज इन द सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में वो चेंजेस को वो करे, ब्रिंग करे आगे. द 18th century witnessed the यहाँ पे the third estate in included professions such as lawyers and administrative officials. तो जो थर्ड estate थी वो इंक्लूड करती थी प्रोफेशंस को, जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. तो जब जितने भी लोग थे वो सब एजुकेटेड होने लग गए और वो बिलीव करने लगे कि जो कोई भी ग्रुप जो है ना सोसाइटी के अंदर वो बाय बर्थ वो प्रिविलेज नहीं करना चाहिए. जब चाहे वो पर्सन जो है वो सोशल पोजीशन में हो, मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, जो वो बस जस्ट मेरिट पे डिपेंड हो. इन टू treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right to the monarchy. तो टू treatises और गवर्नमेंट में जो लॉके था उसने एक रिफ्यूट को देखा कि जिसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन था और जो एब्सोल्यूट राइट, जो कि मोनार्क को जो एक एब्सोल्यूट राइट मिला था, इन वो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन वो क्या नाम है लॉके ने दिया था. ठीक है. इन द स्पिरिट ऑफ लॉस द मोंटेस्क्यू proposed of power within the government between the legislative, the executive and judiciary. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. यानी कि जब न्यूज़ जो थी वो लुइस 16 को प्लान करेगी टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, ताकि वो आगे फर्दर टैक्सेस को इम्पोज कर सके टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, और वो आगे के जो एक्सपेंसेस होंगे उनको आराम से हैंडल कर सके, आराम से देख सके. ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर, और हैं जो कि स्टेट जनरेटेड एंगर है, और जो प्रोटेस्ट है जो कि किसके अगेंस्ट में है? प्रिविलेज सिस्टम के अगेंस्ट में है. उसको आराम से लुइस 16 आराम से प्लान करके आराम से देख सके और प्लान कर सके कि उसको सब कुछ ठीक कैसे करना है, क्योंकि उसको वो मिला ना, फ्रांस का पूरा थ्रोन मिल गया. बस इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक ख़त्म हो गया. अभी नेक्स्ट टॉपिक के मैं आगे के नोट्स भी बनाऊंगा. इस बार नोट्स के भी डिस्क्रिप्शन लिंक बाद में मिल जाएंगे.
अभी नहीं, बाद में मिल जाएंगे ये वाले टॉपिक के। एंड इसके अगला जो टॉपिक आएगा हमारा वो होगा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। फिर एक और, फिर इधर फ्रांस एबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फिर डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। फिर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। डन, चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। खैर, इस वाले लेक्चर का बस इतना ही है। आगे के लेक्चर आते रहेंगे, बताना कौन से वाले लेक्चर चाहिए। इस वाले चैप्टर जो है ये परसों कंटिन्यू, इसका इस वाले लेक्चर की जो वीडियो है नेक्स्ट लेक्चर वो इस वाले चैप्टर की वो परसों आएगी। और साइंस का केमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसकी कल आएगी अभी। एंड मैथ्स वगैरह, मैथ्स देखता हूँ, या तो अभी आज का ही बना देंगे तो या फिर कल बनाएंगे। खैर देखी जाएगी। बाकी इस वाले इसके वीडियो के लिए बस इतना ही। काश तुम लोग को अच्छी लगी हुई है। एंड 56 मिनट्स हो चुकी हैं। एंड मेरे को लगा था आधे घंटे में तो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन ये तो है अभी हो चुका है। तो अभी चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर का पहला टॉपिक ख़त्म हो गया है। आगे के टॉपिक में बाद में हम लोग परसों कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।